आरबीआई पॉलिसी के ऐलान से पहले बाजार में गिरावट। निफ्टी 150 अंक से ज्यादा गिरकर 16,400 के करीब बंद। बैंक निफ्टी 330 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ 35,000 के पास। फार्मा कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों ने बनाया दबाव। छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी करने का अभी सबसे सही समय। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह ने दी सलाह। कहा, बास्केट बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक। सेंट्रल बैंकों के लिए महंगाई बना सबसे बड़ा मुद्दा। जून पॉलिसी में आरबीआई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व से आधे % तक दरों में बढ़ोतरी का अनुमान। मॉर्गन स्टैनली के चेतन आर्या का बयान। एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में करीब 18 से 20% का जबरदस्त उछाल। कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई पर। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। पीबी फिनटेक में 12% की तेज गिरावट। कंपनी के चेयरमैन यशीष दहिया ने 37,70,000 शेयर खुले बाजार में बेचे। विजय सेल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश गुप्ता ने कहा, कमोडिटी कीमतें बढ़ने का कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर पर असर नहीं। कीमतें बढ़ने से बिक्री पर ज्यादा असर नहीं देखने को मिला। होम लोन डिमांड को लेकर एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख का बुलिश रुख कायम। कहा, भारत में अप साइकिल में है रियल एस्टेट। एचडीएफसी बैंक मर्जर पर शेयरधारकों से धैर्य रखने की गुजारिश। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन। कल आएगी क्रेडिट पॉलिसी। दरों में फिर से बढ़ोतरी के आसार। कल सुबह 9:45 बजे से देखिए क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। और बाजार में शॉक एब्जॉर्बर बने रिटेल निवेशक। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, एफपीआई की बिकवाली के बीच रिटेल निवेशकों ने संभाला बाजार। नमस्कार, आज का बाजार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां पर हमने देखा कि आज एक बार फिर बिकवाली का दबाव ही हावी रहा। लेकिन कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स थे जहां सबसे ज्यादा एक्शन था? मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं हमारे साथ पूरी अपडेट लेकर। डिम्पी, बताइए कहां सबसे ज्यादा एक्शन था आज? देखिए, आज मार्केट में वैसे इंडाइसिस के हिसाब से तो कोई बड़ा एक्शन तो नहीं था, क्योंकि 16,400 के इर्द गिर्द हमने आज क्लोजिंग की है। और बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहा, करीब 300 पॉइंट की गिरावट दिखी। ये कन्विक्शन से हमने आज बचाया अपने आप को। हालांकि पॉइंट्स आप लॉस के देख ही पा रहे होंगे। आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक के चार्ट्स भी आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे। खैर, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आज मार्केट रेंज में रहा तो कौन से सेक्टर्स के बीच में चर्निंग हुई है। आज जो सेक्टर्स चले थे उसमें सरकारी कंपनीज का यानी कि पीएससीज इंडेक्स वो काफ़ी अच्छा चला। एनर्जी और ऑटो सेक्टर भी आज काफ़ी अच्छे चलते हुए दिखे। खासकर एनर्जी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो गेल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सब का काफ़ी हद तक बड़ा योगदान था। तो एनर्जी सेक्टर, पीएससी सेक्टर और ऑटो सेक्टर का जो लास्ट पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये अपनी स्क्रीन पर आप वो सारे सेक्टर्स को देख पा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपको कमजोरी थी सेक्टर के हिसाब से, तो वहाँ पे आपको दिखेगा रियल एस्टेट और काफ़ी हद तक मीडिया और आईटी। ये 3 ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे आज आपको कमजोरी थी। खासकर रियल एस्टेट की काफ़ी सारी कंपनीज में आज हमको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आज उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। आईटी का इंडेक्स भी आज नहीं चला। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी आज नीचे ही स्तर पे जाके बंद हुआ है। अब मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिए चलता हूँ कि आज बाजार के अंदर कौन से शेयर चले या कौन से शेयर पिटे हैं। अगर आप निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो आज बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या में ओएनजीसी ने लीडरशिप साबित की है अपने आप को, और ओएनजीसी करीब 5% ऊपर जाके बंद हुआ है। एनटीपीसी, कोल इंडिया, 2 ऐसे और एनर्जी के शेयर्स थे जहाँ पर आज की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको आती हुई दिखी है। ऑटोस में जो आज पूरा दारोमदार थाम रखा था वो मारुति और हीरो मोटोकॉर्प ने थामा, और इनकी आज की क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग हमको बनती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स और एम&एम भी धीरे धीरे चले और इनके पास भी आज का परसेंटेज गैप करीब 0.25% का आ गया। तो कुल मिला के लबोलुबाब बात ये थी कि ऑटोज के अंदर और एनर्जी के शेयर्स ने आज मार्केट में वेटेज के हिसाब से भी काफ़ी तेजी दिखाई है। आज का दिन टाइटन के लिए बिल्कुल खराब था। आज टाइटन सुबह से कमजोर था। 4-4.5% की गिरावट टाइटन के अंदर आती हुई दिखी है। इसके अलावा ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल जैसे एफएमसीजी कंपनियां भी आज
बाजार में दम नहीं भर पाई, इनकी वेटेज है और ये शेयर भी अपने आप में टूटे हैं। तो आज कुल मिला के मार्केट के अंदर एक चर्निंग हुई है। हाँ, लास्ट में चलते चलते कुछ हद तक सीमेंट कंपनीज के अंदर हमको खरीदारी आती हुई दिखी है। कल का दिन सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर ग्रासिम, एसीसी, अंबुजा, ये तीनों का 12 बजे के बाद का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शेयर जिसने आज सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा लास्ट में चलते चलते मैं आपके सामने वो शेयर रखता हूँ, वो है पीबी फिनटेक। असल में इनके जो फाउंडर मेंबर है मिस्टर दहिया, उन्होंने कुछ शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में आके बेचे, जिसकी वजह से शेयर में आज 10% से ज़्यादा का गोता लग गया। ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है, पॉलिसी बाजार के नाम से आप इसको जानते हैं। पीबी फिनटेक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और इसके अंदर हमको जोरदार नुकसान बनते हुए दिखा। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर स्ट्रक्चरली वैसे कुछ डैमेज नहीं हुआ, लेकिन आज हमने कुछ लाल निशान में क्लोजिंग जरूर की है। बहुत शुक्रिया डिम्पी उस पूरे अपडेट के लिए। तो बाजार का हाल आपके सामने, कई एक्सपर्ट से हमने दिन भर बात की। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि बाजार में काफ़ी बिकवाली आ चुकी है, निवेशकों को गिरावट में खरीदारी के नए मौके तलाशने की जरूरत है। देखिए, अभी मार्केट में दो कैंप्स हो गए हैं। जैसे आपने कहा, एक ऐसा कैंप है जो बिलीव करता है कि मार्केट ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा, और एक दूसरा छोटा कैंप है जो बिलीव करता है कि जो काफी जो नेगेटिव्स है मार्केट में, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट्स हो, ऑयल प्राइसेस हो, रुपी का वीकनेस हो, या फिर एफआईआईज की पोजीशनिंग हो, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो, या फिर कोविड का रिस्क हो। मैंने आपको 6-7 फैक्टर्स बता दिए एक साथ। ये सारे फैक्टर्स अभी इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से देखूं तो मेरा ये मानना है कि जो सारे जो नेगेटिव्स है ये ऑलरेडी इन द प्राइस है। एक ही की रिस्क लगता है वो है ऑयल, जो 120 के लेवल तक आ गया है और उसके कारण इंडियन मार्केट्स आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि दिस इज अ मार्केट विच शुड बी बॉट ऑन डिप्स। ब्रेथ के हिसाब से देखें, इंडिकेटर स्टडीज के हिसाब से देखें तो मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्स के लिए काफी अच्छा है। जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होगा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी आई थी 2020 और 2021 में, तो एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन बनता था। अगर आप प्राइस करेक्शन के हिसाब से जाएं तो द स्मॉल कैप इंडेक्स रिट्रेस 38.2% ऑफ द एंटायर बुल मार्केट, और वो लेवल था 8500। और अगर आप वापस हिस्ट्री में जाए पिछले 6 से 8 महीनों में, तो 8500 का ही लेवल था जहां पर बहुत बड़ी कंजेशन हुई थी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से हमने 500 से 600 पॉइंट की तेजी देखी है। बट अगेन, इंडेक्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द मार्केट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, निफ्टी मार्केट बता रहा नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स मार्केट बता रहा नहीं है। और अगर आप ओवरऑल निफ्टी के 1700 स्टॉक को देखेंगे तो ऑन एन एवरेज द डिक्लाइन इन द लास्ट 7 to 8 months हैज बीन मोर देन 40%, जो आपको इंडेक्स नहीं दिखा रहा है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। यहाँ पर जाइए और बास्केट ऑफ स्टॉक्स को खरीदिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदिए। इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग मत कीजिए क्योंकि उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। बट अगर आप कोई बास्केट ऑफ 20, 30, 50 स्टॉक्स को अगर आप इस लेवल्स पे लेते हैं तो आई थिंक यू कैन नॉट लूज मनी अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है। सो आई थिंक ये अच्छे लेवल्स है ब्रॉडर मार्केट्स में शॉपिंग करने के लिए। मुझे अनलॉक थीम अभी भी काफी अच्छा लगता है, और अनलॉक थीम में 2-3 स्टॉक्स है जो मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल में अच्छा करेंगे। होपफुली ये कोविड का जो नया वेव है जिसके बारे में बात हो रही है वो नहीं आती है, और अगर वो नहीं आती है तो स्टॉक्स लाइक इंडियन होटल्स, ईज माई ट्रिप, डेल्टा कॉर्प, आई थिंक ये अगले 12 से 18 महीनों के लिए वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं। हमारी पिक्स रही है ये ऑल अलोंग, और अभी जो फॉल आई है उसमें ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये 3 स्टॉक्स और ये जो पूरा जो सेक्टर है मुझे अच्छा लग रहा है। और पीएसयू में अगर आप जो टॉप 3 और 4 स्टॉक्स को देखें, एनटीपीसी, कोल इंडिया, आई थिंक काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स है, और ऑयल इंडिया, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अगले 12 महीनों में। मॉर्गन स्टैनली के चेतन आर्या का कहना है कि भारत में महंगाई में अभी और इजाफा होगा। साथ ही आरबीआई और फेड की आगामी बैठकों में दरों में करीब 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। Story is similar for India, though I think India is lagging the US and Europe in the sense that inflation picked up later compared to the US and Europe. So we are expecting India's inflation to also remain high, and it is very heavily influenced by what happens to energy prices. And so we expect India's inflation to be in the range of 7.5% to 8% for the next few months before it begins to moderate in the fourth quarter, just primarily because of the base effect. Inflation will moderate from fourth quarter of this year,
but remain relatively sticky and challenging for the RBI. RBI and Fed both we are at 50 basis points for next meeting. अपर रेगुलेटरी लेयर वाली एनबीएफसीज के लिए आरबीआई प्रोविजनिंग नियम लेकर आया है। क्या है ये नियम, आरबीआई को ये नियम क्यों लाना पड़ा और इससे किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर बताइए। जी हाँ, बड़े एनबीएफसीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ राहत मिली है प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो अभी रिलीज किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के तहत जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, जो अपर लेयर में एनबीएफसीज हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स रिलीज किए हैं और वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने हैं। अभी तक एनबीएफसीज को करीब 0.4% की स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। कोई भी स्टैंडर्ड एसेट यानी कि वो ये नहीं हुआ है, लोन दिया है, वहां पर भी 0.4% की प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। जो अभी के करंट नॉर्म्स रिलीज हुए हैं वहां पे कुछ कैटेगरीज में एनबीएफसीज को राहत मिली है। उदाहरण के तौर पर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स और एसएमई लोन्स पर अब 0.25% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड एसेट्स पर, जो पहले 0.4% करनी पड़ती थी। लेकिन टीजर लोन्स पर यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है वो ज्यादा रखी गई। साथ ही साथ कमर्शियल रियल एस्टेट पर 0.75% की प्रोविजनिंग करने को बोला गया है जो रेजिडेंशियल हाउसिंग में है। लेकिन अदर कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स पर 1% की प्रोविजनिंग करनी होगी, जो कि पहले से कहीं ज्यादा है। हालांकि जो बाकी सारे कैटेगरीज हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई नहीं किए हैं, वहां पर 0.4% की जो प्रोविजनिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्केल बेस्ड रेगुलेशन रिलीज किए थे क्योंकि सभी एनबीएफसीज को अलग अलग मापदंडों पर मापा जाएगा और इसीलिए सबके लिए अलग अलग नॉर्म्स होंगे। ये पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था और अभी प्रोविजनिंग स्पेसिफाई की है जो कि टॉप लेयर यानी अपर लेयर ऑफ एनबीएफसीज के लिए। फोकस करेंगे सीमेंट सेक्टर पर, जहां पर डिमांड में कमजोरी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कीमतों में भी कटौती देखने को मिली है, वॉल्यूम में भी गिरावट हो रही है। पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। मानसी बताइए क्या डिटेल्स हैं सीमेंट स्पेस से। सीमेंट कंपनियों के लिए तकलीफें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई अब देखने को मिल रही है और सीमेंट डीलर चेक की इन्वेस्टेक की रिपोर्ट की अगर माने तो मई 2022 में प्राइजेस को सीमेंट कंपनियों को कम करना पड़ा है, यानी कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। सीमेंट कंपनियों ने मई की शुरुआत में प्राइजेस इंक्रीज करने की कोशिश भी की, लेकिन मांग में जो कमी लगातार देखने को मिल रही है, इसी के चलते उन्हें उस प्राइस हाइक को रोल बैक करना पड़ा, यानी कि वापस खींचना पड़ा। पर्सिस्टेंट वीक डिमांड यहाँ पर नजर आ रही है और इसी के चलते प्राइस डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो अब शुरू हो चुका है और करीब 35 रुपए प्रति बोरी और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर प्राइसेस जो हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। डीलर्स की अगर माने तो वॉल्यूम्स में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड 5 से 10% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखने को मिल रहा है और इनएडिक्वेट प्राइस हाइक्स देखने को मिले थे पिछले दिनों। कॉस्ट इन्फ्लेशन भी नजर आया था, इनपुट कॉस्ट प्रेशर लगातार सीमेंट कंपनियों ने झेला है। इसी के चलते अनुमान ये भी लगाकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में अर्निंग्स यानी कि तिमाही नतीजों पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। क्लियरली सीमेंट से जुड़ी कई सारी खबरें लगातार आती हुई दिखी हैं और खबरें चाहे कुछ भी हो, सीमेंट सेक्टर के लिए, लिस्टेड सीमेंट कंपनियों के लिए एक गिरावट का ही कारण बनती हुई नजर आई हैं। अब अगर प्राइस डिक्लाइन ट्रेंड को समझेंगे, सबसे ज्यादा गिरावट जो है दक्षिण भारत में देखने को मिली है। कीमतें 23 रुपए प्रति बोरी तक गिरती हुई दिखी। उसके बाद सेंट्रल यानी कि मध्य भारत में 18 रुपए प्रति बोरी, वहीं ईस्टर्न मार्केट में 17 रुपए प्रति बोरी, नॉर्दर्न मार्केट यानी उत्तर भारत में करीब 15 रुपए प्रति बोरी की कीमतें गिरी हैं। वहीं वेस्टर्न मार्केट्स में 6 रुपए प्रति बोरी, यानी कि सबसे ज़्यादा गिरावट वेस्टर्न मार्केट्स में नजर आई है और सबसे कम गिरावट जो है वेस्टर्न मार्केट्स में नजर आई है और सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो सदर्न मार्केट्स में यानी कि दक्षिण भारत में देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, जहाँ पर सीमेंट कंपनियों के लिए प्राइस हाइक का ट्रेंड हम देख रहे थे, अब कीमतें जो हैं वो सीमेंट कंपनियों को कम करनी यानी कि गिरानी पड़ रही है, प्राइस डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी ने सालाना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बिक्री और नए लॉन्च में मजबूत ग्रोथ दिखी है। पूरी रिपोर्ट में और क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष बताइए। When we are speaking of HDFC Limited, right, एनुअल रिपोर्ट बाहर आया है जो कहता है कि जो हाउसिंग मार्केट एंड डिमांड है दोनों काफ़ी रोबस्ट और इनकी ब्रॉडली 3 वजह है। एक है कि लो इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं, दूसरा है कि राइजिंग इनकम लेवल्स है और तीसरा है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल है। ऑल्सो नए लॉन्चेस का पाइपलाइन काफ़ी
दी है HDFC एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक। जब हम देखें तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स का ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा है HDFC के मुताबिक, और जो वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रिगर है वो काफ़ी अच्छा रहा है एज़ पर HDFC। जब हम देखें तो मॉर्गेज मार्केट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी लार्ज है। करंटली GDP टू मॉर्गेज 11% पे रहा है, जो कि नॉर्मली 20 to 30% पे रहता है मोस्ट इकोनॉमीज़ में। तो जो करंटली दिख रहा है कि एक मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी है मॉर्गेज मार्केट और हाउसिंग मार्केट में, HDFC लिमिटेड का ये मानना है, और दीपक पारेख ने ये कोट भी किया है। लोन बुक के जो कॉर्पोरेट HDFC का जो लोन बुक है काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहा है। 93 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स को फाइनेंस किया है HDFC लिमिटेड ने, और जो करंट ईयर का EUM है उसमें से 88% कॉम्पोजिशन इंडिविजुअल सेगमेंट का है, तो काफ़ी फ्रैगमेंटेड भी बुक है, तो काफ़ी सेफ लग रहा है। इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एंड रियल एस्टेट साइड जब हम देखते हैं तो डिमांड जो इंक्रीज़ है वो टॉप 4-5 सिटीज़ में काफ़ी अच्छा, मेट्रोज़ में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ और डिमांड ग्रोथ हुआ है। कहते हैं कि जो कि IT, ई-कॉमर्स और जो प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर्स है उसमें काफ़ी हेल्दी डिमांड आया है कमर्शियल रियल एस्टेट साइड पे। मर्जर के पर्सपेक्टिव से HDFC का मानना है कि जो HDFC बैंक का लो कॉस्ट फंड्स है जो कासा से आता है उससे काफ़ी मुनाफा होगा जब मर्जर होगा तब, और मर्जर और अमालगमेशन के बाद जो हाउसिंग प्रोडक्ट का कंपेटिटिव इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। जो कंपेटिटिवनेस HDFC बैंक का लेंडिंग का होगा वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर है। रूरल हाउसिंग में और अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टैग भी मिल जाएगा, जिसके वजह से उसमें भी एक बेनिफिट आएगा। तो काफ़ी सारे सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मर्जर के और हाउसिंग डिमांड के जो हाईलाइट हुए हैं एनुअल रिपोर्ट में। चलिए इक्विटी मार्केट से रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की तरफ, और वहां पर किस तरह का एक्शन है बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, 120 के ऊपर कच्चा तेल चल रहा है, वही आज फोकस में है या दूसरी कमोडिटीज में भी कुछ एक्शन दिख रहा है? देखिए, बुलियन मार्केट में भी काफ़ी एक्शन है, और खास करके गोल्ड और सिल्वर, जहां पर गोल्ड की जो शुरुआती कमजोरी थी वो खत्म होती दिख रही है। चांदी अच्छी, हालांकि चांदी में अभी भी गिरावट बरकरार है, चांदी 500 रुपये नीचे MCX पर, लेकिन जो गोल्ड की जो रिकवरी है वो इसलिए आई है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपरी स्तरों से फिसला है, साथ ही बॉन्ड यील्ड भी अब निगेटिव जोन में आ गया है। यहाँ पर शुरुआती कारोबार में मजबूती दिख रही थी, उससे यहाँ पर दबाव था, लेकिन अब गोल्ड में अच्छी रिकवरी आ गई। दूसरी तरफ अगर क्रूड की अगर बात करें तो ब्रेंट $119 के आसपास है, शुरुआती तेजी अब यहाँ पर गायब होती दिख रही है, करीब करीब आधे % गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता दिख रहा है। लेकिन चीन से जिस तरह से डिमांड बढ़े हैं, और चीन के जो बड़े शहर है करके बीजिंग और शंघाई, वहाँ पर अब मांग में रिकवरी लगातार दिख रही है, ट्रैफिक नियमों में ढील दे दी गई है, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल रहे हैं, तो उसका वहाँ पर आने वाले समय में डिमांड बड़े लेवल पर बढ़ सकता है, ये एक चिंता है। और ओपेक प्लस की तरफ से जो सप्लाई जो बढ़ाने की जो पहल भी हुई है वो पर्याप्त होता दिख नहीं रहा है, और कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं ओपेक के जिनके पास मेंटेनेंस की वजह से वो सप्लाई पूरी तरह से बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और ये जो पूरी कोशिश होगी वो सऊदी और UAE पर ही होगी कि वो कैसे बढ़ाएंगे उत्पादन, ये देखने वाली बात होंगी। तो क्रूड के लिए एक सप्लाई की चिंता अभी भी बरकरार है, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है, लेकिन बुलियन मार्केट में निचले स्तरों से खरीदारी है, खास करके सोने में। तो ये है कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट। बहुत शुक्रिया विश्वमोहन उस पूरे अपडेट के लिए। चलिए फिलहाल कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है, मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ईटीना स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।